ओवेरी जो होती है वो लाइफ टाइम एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, वो हमेशा पेट में ही रहती है। वो कभी ओवेरी अंडा से बाहर नहीं आता फीमेल में, ये जरूर ध्यान रखना। केवल मेल के अंदर ही टेस्टिस या वृषण बाहर आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये बाहर क्यों आए? ये बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि इस स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो इस एब्डोमिनल कैविटी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्त मेरे कम होता है। कितना होता है रे? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। किससे? इस एब्डोमिनल कैविटी से इसका टेम्परेचर कम होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या काम आएगा? कम होने से क्या फायदा मिला? तो याद रखना है कि इसका काम ये होता है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु के, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। अगर ये टेस्टिस यहां होते और यहां का टेम्परेचर तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे स्पर्म फॉर्मेशन जनरली नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए टेस्टिस को यहां आना पड़ा। मजबूरी नहीं थी इसकी, ये मत बोल देना इसकी कि साहब ये कोई मजबूरी के अंदर आया, ये अपनी मजबूरी के अंदर आया है, मेल की मजबूरी के लिए कि साहब अगर मान लो कि मामला ऐसा नहीं हुआ, अगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ और अगर ये यहां से नहीं आया यहां पे, तो क्या होता है? अगर कहीं पे पानी की कमी होती है तो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और अगर यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो नस्लें खराब हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि साहब मामला ये गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें फॉर्मेशन कैसे होगा हाई टेम्परेचर पे, इसलिए ये जरूरी है कि यहां टेम्परेचर कम होता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि साहब अगर कोई आदमी लंबे टाइम से गर्म पानी से नहा रहा है तो क्या दिक्कत आएगी? बड़ी सिंपल सी बात है, इसलिए ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्म पानी से नहाने से स्क्रोटम का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्पर्म ही अगर नहीं बनेंगे तो मामला गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया। ज्यादा पानी यूज करोगे गर्म तो आगे आने लग जाएगी शर्म। कारण क्या है ये आपको पता है, जब स्पर्म काउंट कम हो जाएगी तो आगे के नस्लों वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन ये कहेंगे साहब यहां का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो जरूरी है, उसके लिए ये काम होना जरूरी है। अब देखो दोस्त, इस गुहा से, इस कैविटी, इस केनाल से, इस रास्ते से टेस्टिस यहां पहुंचा है। इस केनाल को बोलते क्या है? तो इसको कहते हैं इंग्वाइनल केनाल। ये जरूर ध्यान रखना है। इन्वाइनल केनाल क्या होती है? इन्वाइनल केनाल वो रास्ता होता है, वो केनाल होती है जो इस एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से जोड़ती है। टेस्टिस से नहीं, वृषण से नहीं, वृषण कोश से जोड़ेगी। कौन? इन्वाइनल केनाल। अब ये पूछे साहब ये इन्वाइनल केनाल का काम तो ये हो गया कि साहब इसी के थ्रू यहां पे टेस्टिस आ गया। अब ये टेस्टिस ऐसा थोड़ी पड़ा रहेगा। अगर मान लो ये ऐसा पड़ा रहा और अगर आदमी ने उल्टा होकर के शीर्षासन कर लिया तो ये तो वापस यहां चला जाएगा ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इस टेस्टिस को इस स्क्रोटम की वॉल से दोस्त मेरे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा टिश्यू, ऐसा उत्तक जो इसको यहां से कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं मिजोरकियम। क्या बोल देते हैं रे? मिजोरकियम, या इसी का दूसरा नाम होता है गुबरनेक्यूलम। ये क्वेश्चन आता है भाई, गुबरनेक्यूलम या मिजोरकियम क्या होता है? ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो इलास्टिक नेचर का होगा, और इसका काम यह होता है कि यह टेस्टिस जो होता है उसको स्क्रोटम से कनेक्ट करने का डियर काम करेगा। अब मैंने 2 बातें बताई। एक तो मैंने यह बताई कि टेस्टिस को स्क्रोटम से कौन जोड़ता है, तो आंसर यह देना। अगर पूछे स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कौन जोड़ता है, तो आंसर ये देना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस टेस्टिस को इस एब्डोमिनल कैविटी से कौन जोड़ता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोस्त मेरे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जरूर ध्यान रखना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये ध्यान रखना। अब देखो 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। टेस्टिस को स्क्रोटम से किसने जोड़ा, तो आंसर देना है साहब गुबरनेक्यूलम ने। कैसी नेचर होती है? इलास्टिक नेचर, रबर जैसा होता है। तभी क्या करता है? इसको यहां से पकड़ करके यहां ले आता है। लेकिन अगर गुबरनेक्यूलम कमजोर हो गया तो टेस्टिस जो होंगे वो एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे, यहां नहीं आ पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना इस बात को, ये मैं आगे बताऊंगा कि साहब अगर मान लो कि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंचते तो क्या होता है, ये आगे की बात है। यहां तो बात समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछे कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कौन जोड़ता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस को स्क्रोटम से कौन जोड़ता है? तो आंसर गुबरनेक्यूलम। टेस्टिस को
एब्डोमिनल कैविटी से कौन जोड़ता है? आंसर स्पर्मेटिक। और तीसरा कि साहब एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसको स्क्रोटम से कौन कनेक्ट करता है? तो इन्ग्वाइनल कैनाल। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अब दिक्कत ये हो गई कि अपने यहां पे देखो ये एक वीक पॉइंट हो गया भाई, यहां से आपका टेस्टिस यहां पहुंचा है। अब एब्डोमेन के अंदर क्या है? आप कहोगे साहब यहां तो आपकी इंटेस्टाइन आंत वगैरह पड़ी है कि नहीं पड़ी है? रे आपके उधर गुहा के अंदर टेस्टिस, तो यहां गया तो अंदर इंटेस्टाइन पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पड़ी है। और यहां पे देखो एक ये केविटी है, खोखली है कि नहीं? हालांकि बाद में जन्म के बाद ये बंद हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब कभी कभी यहां पे दिक्कत बाद में ये होने लग जाती है दोस्तों कि अगर एब्डोमेन के अंदर कोई प्रेशर बढ़ जाए, जब एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ जाता है तो इस इंटेस्टाइन पे इतना प्रेशर लगता है कि ये इंटेस्टाइन बाहर निकल करके स्क्रोटम में आ सकती है। आ सकती है नहीं आ सकती है? इसी कंडीशन को बोला जाता है इन्ग्वाइनल हर्निया। ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब इन्ग्वाइनल हर्निया क्या होता है। देखो हर्निया होता है कि कोई भी एबनॉर्मल रूट से एब्डोमेन का कंटेंट बाहर आ जाए, या कोई भी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एनी विस्कस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। उधर गुहा से अगर कोई भी वीक पॉइंट से एबनॉर्मली चीज बाहर आ गई उसे अपना हर्निया कहते हैं। अब वो कहां से आ रहा है वो अलग है। देखो अगर अम्बलाइकस से, अपनी नाभि से आता है उसको बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया। अगर इन्ग्वाइनल कैनाल से आता है तो उसको बोलते हैं इन्ग्वाइनल हर्निया। इसका मतलब ये कब हुआ? जब पेट पे प्रेशर बढ़ा। अब मुझे पेट पे प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? कई लोग जिम करने जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस मैं तो आज ही ऋतिक रोशन वाली बॉडी बना लूंगा, और ऐसे कर करके वेट उठा रहे हैं, ऐसे करके वेट उठा रहे हैं। तो जो इसने इधर से प्रेशर लगाया एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन हुई। इसका मतलब जो ही ऊपर प्रेशर लगाया एब्डोमेन में प्रेशर पड़ा, इंटेस्टाइन बाहर आ गया। इसलिए जिम करते समय बड़ा ध्यान रखें कि साहब बॉडी तो बनाने मामला कर दिया आपने, तो बनाई बॉडी, लेकिन इन्वाइनल कैनाल हो गई चौड़ी। अगर इन्वाइनल कैनाल हो गई भाई वाइड, इसका मतलब यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। अगर दूसरी बात यह कई को लंबे टाइम से कफ खांसी है, या जिसको कॉन्स्टिपेशन कब्जी इतनी रहती है कि जिसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तो जो ही प्रेशर लगाएगा, प्रेशर केवल सेलेक्ट करके थोड़ी लगता है कि साहब आप तो केवल एनएस पे प्रेशर लगाओ, ऐसा तो होगा नहीं। आप अगर केवल आपके रेक्टम पे प्रेशर लगाओ, ऐसा तो होगा नहीं। जो ही प्रेशर लगेगा तो रेक्टम पे प्रेशर जो ही लगाओगे तो इधर भी प्रेशर लगेगा और इंटेस्टाइन बाहर आ सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये कंडीशन कब कब हो सकती है? नंबर 1 अगर कोई भी हेवी जिम करता है उसमें भी हो सकता है। नंबर 12 वेट लिफ्टिंग। नंबर 2 अपने ये कहेंगे साहब अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है लंबे टाइम से। नंबर 3 अगर लंबे टाइम से खांसी है, प्रेगनेंसी में भी पेट पे प्रेशर लगेगा, उस कंडीशन में हो सकता है। और बुढ़ापे के अंदर जनरली इसलिए हो जाता है दोस्त मेरे, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर ये जो कैनाल की मसल्स वगैरह है ये कमजोर हो जाती है, इसको रोक नहीं पाती है, इसलिए आसानी से इन्ग्वाइनल हर्निया हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखना इन्ग्वाइनल हर्निया क्या होता है, तो अपन कहेंगे साहब ये चीज होती है।